हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस क्लास 11 के। मेरा सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें, कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू सेशन। मैंने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो मिस्टर ए, एन इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर, गिफ्टेड अ टीवी फ्रॉम हिज शॉप टू अ फ्रेंड. इट विल बी रिकॉर्डेड एज। अब यहाँ पे बिजनेस के ओनर ने बिजनेस से कुछ गुड्स विड्रॉ करके अपने फ्रेंड को दिए हैं, तो ये बेसिकली एक पर्सनल यूज का एक्सपेंस हो जाएगा। एंड पर्सनल यूज के अमाउंट को हमेशा ड्राइंग्स करके रिकॉर्ड करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राइंग्स। नेक्स्ट, dash is the document issued at the time of return outward or purchase return. अब यहाँ पे हम एक कंसेप्ट समझते हैं। दो ट्रांजैक्शंस, सबसे पहला परचेज और उसके बाद परचेज रिटर्न। बेसिक अकाउंटिंग में एक रूल है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। तो परचेज जब भी हम करेंगे तो जिस सप्लायर से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं वो हमको एक इनवॉइस बना के देगा या बिल बना के देगा, और ये वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा जिसके बेसिस पे ये परचेज का ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। वैसे ही जो गुड्स हमने परचेज किए हैं उसमें से अगर कुछ गुड्स हमने रिटर्न कर दिए तो उसके लिए भी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे वही पूछा है कि परचेज रिटर्न के ट्रांजैक्शन के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होगा। अब पहले हम इसके लिए डिस्कस करेंगे परचेज का ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो अगर हम गुड्स परचेज का जर्नल एंट्री सोचें तो गुड्स परचेज की जर्नल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू द सप्लायर और क्रेडिटर जिससे हम परचेज कर रहे हैं। तो परचेज करते टाइम हम सप्लायर को क्रेडिट करते हैं। जब ये गुड्स हम रिटर्न कर देंगे तो एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे गुड्स रिटर्न करते टाइम हम सप्लायर को डेबिट कर रहे हैं, तो एक हमको डॉक्यूमेंट इश्यू करना पड़ेगा उसको इन्फॉर्म करने के लिए कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने उसका अकाउंट डेबिट किया है। इसलिए इस डॉक्यूमेंट का नाम है डेबिट नोट। तो ऐसे करके आप उसको याद रख सकते हो कि परचेज रिटर्न के टाइम बिकॉज वो क्रेडिटर डेबिट हो रहा है इसलिए हम इश्यू करते हैं डेबिट नोट। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डेबिट नोट। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट सेल्स रिटर्न के लिए ट्रू हो जाएगा। एक होता है सेल्स जिसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सेम हो जाएगा इनवॉइस। दूसरा होता है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न का जर्नल एंट्री होता है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू द डेटर या कस्टमर जिससे हमको रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे हम अपने कस्टमर या डेटर को क्रेडिट कर रहे हैं। तो जैसे परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट होता है वैसे ही सेल्स रिटर्न के लिए होता है क्रेडिट नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिक द ऑड वन आउट। फर्स्ट ऑप्शन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, देन कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज and cash withdrawn from bank for personal use. अब यहाँ पे कंसेप्ट है कॉन्ट्रा एंट्री का। कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं। कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड होती है, और कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली क्या है, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं एक साथ, वो एंट्री हो जाएगी कॉन्ट्रा एंट्री। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक की जर्नल एंट्री होती है बैंक टू कैश, तो इसमें कैश और बैंक इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। सेकंड, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश विड्रॉ करने की एंट्री होती है कैश टू बैंक, यहाँ पे भी कैश और बैंक इन्वॉल्व हो गए, कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। थर्ड जो है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ कर रहा है तो वो ड्रॉइंग्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट तो इन्वॉल्व हुआ बट साथ में कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ है,
तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, सो यही हो जाएगा ऑड वन आउट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, डेटर वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट and paid only 60 paise in a rupee. Bad debts amounted to 7,200. What was the actual amount due? अब पहले तो हम बैड डेट्स का कंसेप्ट समझते हैं। डेटर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, मतलब जब भी कोई पर्सन के पास सफिशिएंट एसेट्स नहीं है उसके लायबिलिटी पे करने के लिए, तो वो बिजनेस जो है उसको बोलेंगे फाइनेंशियली सिक यूनिट। अब कोई भी सिक यूनिट कोर्ट ऑफ लॉ को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट करके इंसॉल्वेंसी के लिए इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। आई एम सॉरी। तो इंसॉल्वेंसी के लिए अगर वो अप्लाई करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक होते हैं और एक्चुअली सफिशिएंट एसेट्स नहीं है लायबिलिटी पे करने को, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो जितने अमाउंट है डेटर के पास उससे जितनी लायबिलिटीज पे हो सकती है हो जाएंगी, बाकी का जो है वो बैड डेट्स हो जाएगा, वो रिकवर नहीं कर सकते। So, यहाँ पे 60 पैसे इन अ रुपी इज पेड। 1 रुपी में होते हैं 100 पैसे, उसमें से हमको मिल रहे हैं 60, तो वी कैन से कि हमको 60% रिसीव हो रहा है एंड बाकी का जो 40% है वो बैड डेट्स हो गया। एंड बैड डेट्स का यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 7,200, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। 40% जो बैड डेट्स हो रहे हैं उसका अमाउंट है 7,200, तो 100% फुल वैल्यू ऑफ डेटर कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 18,000। सो अपना आंसर है 18,000। तो यहाँ पे ये एमसीक्यू का सेशन हम कंप्लीट करते हैं। अकाउंट से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।